हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रिंस सर और आपका स्वागत है हमारे छोटे से चैनल बूम बूम फिजिक्स पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि जी मतलब गुरुत्वीय त्वरण के मान में कैसे परिवर्तन होता है। जी का वैल्यू आप लोगों ने देखा था 9.8 होता है। जी का फॉर्मूला आप लोगों ने देखा था GME/RE का स्क्वायर होता है। इन सारी चीजों को देखते हुए हम एक बात निष्कर्ष निकला था कि पृथ्वी की सतह पर यानी कि भूमि पर जहां पे हम लोग रहते हैं वहां पर गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये हम लोगों ने कैलकुलेट किया था। अब हम लोगों ने ये भी देखा था कि जैसे जैसे अर्थ के सरफेस से हाइट पे जाते हैं हम लोग जी के वैल्यू में डिक्रीजिंग मतलब ऑर्डर में काम करने लगता है, जी का वैल्यू कम होने लगता है। जब पृथ्वी की सतह से नीचे जाते हैं तो भी जी का वैल्यू कम होता है और पृथ्वी के केंद्र पर जैसे ही हम लोग चले जाते हैं वहां पर जी का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ये दो कंडीशन हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज का जो वीडियो है पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में परिवर्तन, मैंने इसको एक इंडिपेंडेंट लेक्चर के रूप में बनाने की सोचा क्योंकि ये बहुत सारे बच्चे जो हैं इसके बारे में पता नहीं होता है, इसको अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको एक इंडिपेंडेंट वीडियो का रूप दे दिया जाए ताकि आप लोग खूब बढ़िया से इसको समझ पाए। आपको तो पता है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। जी सर, घूमती है। तो जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसके घूमने के कारण से भी जी के मान में परिवर्तन आता है और हम आज इस वीडियो में वही दिखाने वाले हैं। आइए पहले हम एक फोटो बनाएंगे। ये देखिए, ये एक फोटो मैंने बना रखा है गोल और हम कहेंगे कि ये पृथ्वी है। और अब देखो जरा, ये पृथ्वी का केंद्र होगा। ये क्या होगा दोस्त? पृथ्वी का केंद्र। ओके। और यह वह लाइन है जिसको आप इक्वेटर बोलते हो, हिंदी में आप बोलते हो इसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। ये अब पृथ्वी चूंकि अपने अक्ष पर घूम रही है ऐसे ऐसे, यही उसका अक्ष है ना। ये रहा आपके पृथ्वी का अक्ष और ये भाई साहब पृथ्वी देवी जो है, धरती माता जो है, ओमेगा के कोणीय वेग से, ओमेगा क्या है? ओमेगा है कोणीय वेग। जिस वेग से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है हम उसी को कोणीय वेग का नाम देते हैं। ये इसी अक्ष पर जू 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 घूम रही है, ठीक है। ओके। अब ये पृथ्वी का त्रिज्या रहा होगा, ये भी पृथ्वी की त्रिज्या रही होगी, हम इसको आर बोल देते हैं पृथ्वी की त्रिज्या को। ओके, चलो मान लेते तुम यहां पे खड़े हो मेरे दोस्त। कहां पे खड़े हो तुम? यहां पे खड़े हो। अब तुम वहां पे जब खड़े होगे ना तो ऐसे ऐसे घूम रहे होगे कभी, मतलब जैसे यहां पे ये अक्ष है, तुम यहां पे खड़े हो, ऐसे ऐसे जाओगे, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हो, समझ रहे बात को। अब जब ऐसे रोटेट करोगे ना तो एक बात दिमाग में बिठा लेना, तुम्हारा मास मान लो m है। तुम्हारा मास कितना है? m। अब तुम्हारे मास के कारण से तुम्हारे अंदर आता है वेट, तुम्हारे मास के कारण से तुम्हारे अंदर आता है भार। अब वो भार किधर लगता है? मैंने भार पढ़ाया है और मैंने बताया है कि किसी भी वस्तु का भार जो होता है हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है। किधर लगता है? पृथ्वी का केंद्र। और पृथ्वी का केंद्र तो ये रहा। मतलब सर भार जो है हमारा ये इधर लगेगा, यहां पे एकदम। सर वो तो नीचे लगता है। अरे यहाँ पे नीचे की बात नहीं कर रहे हैं हम, पृथ्वी की सतह पर नहीं है कि नीचे की ओर बात करेंगे हम लोग। पृथ्वी के भीतर है और पृथ्वी के भीतर जो होता है ना, पृथ्वी के सरफेस पे ये देखो इस तरह से, तो हमेशा भार जो होता है किधर लगता है? किधर लगता है? ध्यान देना, इधर केंद्र की ओर, सेंटर, केंद्र की ओर, ठीक है। ये एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हम अलग के रूप में फोटो बनाएंगे। ये आप हो जिसका मास m रहा होगा और ये पृथ्वी का केंद्र है। ये क्या है दोस्त? पृथ्वी का केंद्र। और आपका भार पृथ्वी के केंद्र की ओर ही लग रहा है। भार कितना होता है? mg। ओके, mg। अब देखो, चूंकि आप जो है इसको सेंटर मान के और आप इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हो, आप इसके चारों ओर चक्कर लगा रहे होते हो, आप जो हो ना इधर सर्कुलर मोशन कर रहे हो यहां पे, और आपकी त्रिज्या ये वाली है, छोटी सी आर है ना। ये जो है बड़ी वाली आर के बराबर हो जाएगी क्योंकि ये तो केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या है। और आप देखो यहां से ध्यान से देखना भाई, ये जो एंगल बना रहा है ना विषुवत रेखा के साथ, हम उसको लेमडा नाम दे देते हैं। तो जब ये लेमडा हो जाएगा तो ये भी एक अंतर कोण के नाम पर लेमडा ही हो जाएगा। अब एक बात बताओ, छोटका आर के बारे में आपका क्या विचार है? छोटका आर मालूम चलेगा कि ये जो आर है, ये बड़ा वाला आर, ये देखो ये आर है
और ये सटा हुआ है, सटल तो कॉस थीटा, और छोटा आर इज इक्वल टू हो जाएगा बड़ा आर इंटू कॉस लेमडा। ये बात बस अब दिमाग में बिठा लेना। अब मैंने क्या बोला कि जब आप यहाँ पे हो ना मेरे भाई, और आप ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हो, यहाँ पे ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन कर रहे हो इस तरह से, मतलब कि इस सर्कुलर मोशन करने के कारण से आपके ऊपर लग रहा है एक अभिकेंद्रक बल, एक बल लग रहा है। चूंकि आप फ्री हो तो बाहर की ओर एक बल लगेगा जिसको हम नाम देंगे FC। क्या नाम देंगे? FC। और इसका फॉर्मूला कितना होता है? इसका फॉर्मूला कितना होता है? चलो दिखाएंगे कितना होता है। तो अब आप m जो वस्तु है या m द्रव्यमान के जो आप हैं उस पर दो प्रकार के बल लगने लगे, एक mg लगने लगा और एक FC लगने लगा, एक mg लगने लगा और एक FC लगने लगा। और इन दोनों के बीच का कोण कितना है पहले ये पता कर लेते हैं। अच्छा ये बताओ तो, अगर इधर FC लग रहा है बाहर की ओर और इधर लेमडा है तो ये पूरा तो मेरे हिसाब से 180 होगा। ये पूरा कितना होगा? 180। और 180 में से ये लेमडा घटा दो तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? मेरे ख्याल से तो 180 माइनस लेमडा होगा, पता नहीं तुम्हारे हिसाब से क्या होगा। देख लो देख लो, गलत बोल रहे हैं या सही बोल रहे हैं, देख लो। ये एंगल हो जाएगा 180 माइनस लेमडा। सही है? ओके सर। यहां पे अब चूंकि m द्रव्यमान का, m मास का एक बॉडी है जिस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक mg और एक FC, तो इन दोनों का रिजल्टेंट लाजमी है कि अलग डायरेक्शन में जाएगा। इन लोगों का जो रिजल्टेंट है वो अलग डायरेक्शन में जाएगा और वो हम बोलेंगे mg डैश, जिसको हम बोल देंगे आभासी भार। क्या बोल देंगे छोटू? आभासी भार। और वहीं हम एक काम करते हैं, निकालने का कोशिश करते हैं। अब देखो ये mg डैश जो है रिजल्टेंट है, mg डैश ये जो है mg डैश ये रिजल्टेंट है किसका किसका? एक mg का, mg ये भी एक वेक्टर ही है, mg का, और एक किसका? FC का, FC का। आप एक बात बताओ, आप मुझे एक बात बताओ, ये दो वेक्टर, एक वेक्टर इधर एक वेक्टर इधर, याद करो वो दिन जब मैंने तुमको पढ़ाया था, एक A और एक ये B, दोनों के बीच का कोण थीटा। अब जो रिजल्टेंट निकालना होता था ना क्या करते थे? अंडर रूट a² + b² + 2ab cos थीटा। सेम केस यहां पे भी करेंगे, मोड ले लेंगे ना तो यहां से आ जाएगा ये mg डैश और यहां पर हो जाएगा अंडर रूट a² mg का स्क्वायर fc का स्क्वायर और fc का स्क्वायर प्लस 2mg fc cos 180 माइनस लेमडा, cos 180 माइनस लेमडा। अब बारी है कि सर FC निकाल लिया जाए, FC निकाल लिया जाए। FC तो मेरे हिसाब से हो जाएगा ये सर्किल का, ये वृत्त का, इस वृत्तीय पथ पर वो घूम रहा है ना ऐसे ऐसे, तो ये त्रिज्या लेंगे और आपको फॉर्मूला याद होगा, सर्कुलर मोशन में मैंने पढ़ाया था, m⍵² r। FC बराबर कितना आया सर? m⍵² r। चूंकि r बराबर कितना आया है? r cos लेमडा, तो सर क्या हम इसको लिख सकते हैं m⍵² r cos लेमडा? ऑफकोर्स आप ले सकते हैं, रख सकते हैं, यहाँ पे रखेंगे भी हम mg डैश अंडर रूट, देखते जाओ, mg का स्क्वायर, fc की जगह पे कितना ले लेंगे दोस्त? fc की जगह पे हम लोग ले लेंगे m⍵² r cos लेमडा का होल स्क्वायर, ओके, प्लस 2mg और fc की जगह पे m⍵² r cos लेमडा। अच्छा, और ये देखो cos 180 माइनस लेमडा माइनस cos लेमडा, ये तो आप पढ़े ही होंगे, माइनस cos लेमडा, ये माइनस आ जाएगा दोस्त, यहां पे लेके आते हैं। अब यहां से सारी की सारी चीजें ना मैथमेटिकल हो गई मेरे भाई, सारी की सारी मैथमेटिकल हो गई हैं। एक काम करते हैं ना, चलो m² इसमें भी है, m² इसमें भी है, क्योंकि देखो m है और इसका स्क्वायर भी है, m भी है इसका स्क्वायर भी है, और m और m स्क्वायर भी है, तो रूट में से उसको बाहर निकाल लेते हैं, m को बाहर ला देते हैं, ठीक है। यहाँ पे कितना बच जाएगा? केवल g का स्क्वायर, ओके सर, प्लस यहाँ पे कितना रह जाएगा? यहाँ पे रह जाएगा ⍵² r cos लेमडा का होल स्क्वायर, प्लस नहीं, ये माइनस यहाँ पे आएगा, माइनस, वो भी देख लेते हैं। दिस इज 2, ओके सर, दिस इज 2
एंड 2 के बाद यहाँ पे तो एम खत्म हो गया ना भाई, तो जी बच गया, जी बच गया, जी बचने के बाद ओमेगा स्क्वायर बच गया, ओमेगा स्क्वायर बच गया, और बड़ा आर बच गया, बड़ा आर बच गया, और कॉस कॉस मिलके कॉस स्क्वायर लेमडा बच गया, कॉस स्क्वायर लेमडा बच गया। ये सारी कहानियाँ हमारे पास बची हुई हैं। ये कहानी, ये कहानी, ये कहानी। अब क्या करेंगे इसको भाई, अब कुछ अच्छा ये एम से एम उड़ा देते, फिर ये एम से एम क्या कर देंगे, उड़ा देंगे। ओके, तो अब जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट, कैलकुलेट करो फिर इसको। यहाँ पे तुम देख रहे हो 2mg और fc की जगह पे एम स्क्वायर, ठीक है, एम बाहर निकाल ही चुके हो, सारी चीज़ें तुम्हारे सामने हैं। तो अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए, इसको आओ, जी स्क्वायर प्लस ओमेगा का पावर 4 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा और माइनस 2g ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। अच्छा, कॉस स्क्वायर लेमडा दोनों में है, आर और आर दोनों में है, ये सब ठीक है, बाहर निकाला जा सकता है। आए बाहर निकाला जाए, आप एक काम करो, पहले इसको नोट कर लो, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ा हो सकता है मिटाना पड़े। आप इसको नोट करो जरा। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक सॉल्यूशन आया हुआ है, ठीक है, जी डैश इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस, ये जो है आपका एक्सप्रेशन, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा हुआ है दोस्त, ठीक है, ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है। खैर, आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी गेट, क्या मिलेगा हमें यहां से मिलेगा जी डैश बराबर, थोड़ा मिटार लेते हैं बढ़िया से, नहीं, जी डैश बराबर जी इंटू ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। एक काम करो, यहां पे मैंने क्या बोला था, यहां पे क्या निकालने के लिए मैंने बोला था, यहां पे जी डैश का वैल्यू निकालने के लिए बोला था मैंने। अब यहां पे जी डैश का वैल्यू आपका आया जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा। अब बताओ, ये जी में से कुछ घट ही रहा है ना, जी में से कुछ घट रहा, भले वो कितना भी हो, मुझे नहीं पता कितना है, ये हो सकता है 1 के बराबर हो जाए, हो सकता है 0.2 हो सकता है 10 हो सकता है 5 हो, कुछ भी हो, जो भी होगा इस जी में से ही घटेगा ना, यानी कि 9.8 माइनस समथिंग, वो 9.8 से छोटा ही होने वाला है। मतलब कि अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर चक्कर लगाती है, तो उसके चक्कर लगाने के कारण से जी के वैल्यू में क्या आता है, कमी आता है, सीधी सी बात है, ठीक है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान में कमी आती है, जी के मान में क्या आती है, कमी आती है। सवाल आपसे पूछ सकता है कि सर अगर जी के मान में कमी आती है तो आप एक काम करो, विषुवत रेखा पे जी का वैल्यू बताओ। आओ फिर देखते हैं, विषुवत रेखा पर एक काम करो, विषुवत रेखा के पहले ध्रुव पर पता करते हैं, आ जाओ ध्रुव पर जी का मान। ध्रुव का मतलब समझ रहे हो दोस्त, ध्रुव का मतलब होता है ये देखो, यहां पे ये हो गई पृथ्वी हमारी, ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गया उसका केंद्र, ये हो गया विषुवत रेखा, और ये हो गया पोल। ये क्या होगा दोस्त, ये हो गया पोल। आप यहां पर थे उस समय, तो यहां पर थे तो लेमडा बन रहा था, ध्यान से देखना, यहां पर जब थे आप तो लेमडा बन रहा था। अब आप कहां जा रहे हो, अब आप जा रहे हो पोल पे, कुट 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 कुट, अब लेमडा कितना बन गया, 90 डिग्री। ये लेमडा था, अब ये यहां से बनते 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 ऐसे हो गया, मतलब कि अब ये एंगल इस तरह का हो गया, एंड दिस इज 90 डिग्री। ये जो है ना, ये कितना डिग्री का कौन बना रहा है, 90 डिग्री का। ये वाला आदमी जो यहाँ पे था अब यहाँ पे आ गया, तो एंगल कितना बना लेगा, 90 डिग्री। मतलब मेरे बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि जब आप ध्रुव पे जाइएगा तो लेमडा की जगह पर कितना ले लेना है आपको, 90 डिग्री। जब आप ध्रुव पे जाइएगा तो लेमडा की जगह पर कितना ले लेना है, 90 डिग्री। जब 90 डिग्री लेते हैं, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा के जगह पे 90 डिग्री। क्या आपको मालूम है कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0,
पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। तो जी डैश इज इक्वल टू, जी डैश मत बोलो इसको, अब इसको बोलो जी डैश पोल पर, यानी कि ध्रुव पर। ध्रुव पर जी का मान कितना हो जाता है जी माइनस 0 एंड दैट भी इक्वल टू जी। मतलब रिजल्ट क्या है कि ध्रुव पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण जी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आप इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पृथ्वी, पूरे पृथ्वी के तल में केवल यही एक ऐसा बिंदु है जहां पर पृथ्वी के घूर्णन के कारण से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वहां पर जी का वैल्यू अभी भी कितना बना हुआ है, देख लो जी बना हुआ है। और मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि जी का वैल्यू ध्रुव पर कितना होता है जी होता है, और आपने यहां पे देख भी लिया। तो पृथ्वी कितना भी तेजी से घूमे, कितना भी स्लो घूमे, कितना भी स्पीड से घूमे, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्रुव पर हमेशा जी का वैल्यू कितना होगा जी होगा। ठीक है। अब सर जब ध्रुव पर आपका जी का वैल्यू जी आ गया तो विषुवत रेखा पर कितना आ जाएगा, जरा वो भी दिखाई देते हैं। ठीक है, ये नोट हो गया ना, ओके, यहीं पर दिखा देते हैं आपको, ध्यान दीजिएगा। आप कहां दिखना है हमको, विषुवत रेखा पर। अच्छा, विषुवत रेखा पर जब आपको देखना है तो हमको आप ये बताओ कि लेमडा का वैल्यू वहां पर कितना होगा। लेमडा का वैल्यू देखो, आप यहां पर अभी विषुवत रेखा पर नहीं हो, विषुवत रेखा पर आने के लिए आपको नीचे आना पड़ेगा। लेमडा छोटा छोटा छोटा, लेमडा 0 हो गया, कम आते आते, यानी कि विषुवत रेखा पर लेमडा कितना हो जाएगा 0। देखो भाई, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर, विषुवत रेखा पर लेमडा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो ऐसे में जी, आप इक्वेटर बोलते हो ना इसको, इक्वेटर ही बोल लो, जी इक्वेटर बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेमडा, लेमडा के जगह पे 0 डिग्री। आपको तो मालूम है कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर 0 का वैल्यू भी 1 ही हो जाएगा। तो ये हो गया 1 जी इक्वेटर बराबर, अच्छा पोल पे जी का वैल्यू कितना हुआ करता था जी है ना, तो क्या हम इसको पोले लिख दें माइनस ओमेगा स्क्वायर आर इंटू 1। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से आपको मिलने वाला है, ध्यान दीजिएगा। अब हम एक काम करते हैं, हम साफ साफ थोड़ा लिख देते हैं यहाँ, जी इक्वेटर इज इक्वल टू जी पोल माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। एक काम करो, जी इक्वेटर को उस साइड ले जाओ और ओमेगा स्क्वायर आर को इस साइड लेके आओ, तो यहां पे क्या हो जाएगा जी पोल माइनस जी इक्वेटर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर। मतलब ध्रुव पर जो जी का वैल्यू होता है और विषुवत रेखा पर जो जी का वैल्यू होता है, जब दोनों के घटाओगे तो तुम्हारा रिजल्टेंट कितना मिलता है ओमेगा स्क्वायर आर। नोट करिए इसको। तो अभी हम आपको बताने वाले हैं पृथ्वी के घूर्णन के कारण से भारहीनता। अच्छा, भारहीनता का मतलब समझते हैं आप लोग? भारहीनता, झूला झूले हो बड़ा वाला, वो डिज्नीलैंड में, वो डिज्नीलैंड में जब झूला झूलते हो बड़ा वाला में, जब बैठते हो तो नीचे से ऊपर जाते हो तो ऐसा लगता है जैसे कि मेरा वेट बढ़ गया है, लेकिन वैसे ही जब ऊपर चला जाता है झूला और ऊपर से जब नीचे आता है ना, तो ऐसा लगता है कि जा हवा में बनी। ऐसा फील हुआ है कभी? नहीं फील हुआ तो डिज्नीलैंड तुरंत जाओ और फील करो, समझ रहे बात को। ऐसे केस में होता क्या है ना कि ऐसा लगता है जैसे मेरे शरीर में भार ही नहीं है, हमारा वेट ही नहीं है। ऐसा ही फील तब होता है जब कोई आदमी ने छत से छलांग लगा देता है। तुम कभी मत करना ऐसा, समझ रहे हो। ऐसे केसेस जो होते हैं ना, वो ट्रेनर के निगरानी में किए जाते हैं। तुम्हारे यहाँ ट्रेनर नहीं है, गिरोगे बहुत सारी चीजें फील हो जाएंगी। आ जाओ। तो भारहीनता का मतलब बस तुम्हारा भार महसूस ना हो, भार शून्य हो जाना। हम वही काम करने वाले हैं। आपको तो मालूम है घूर्णन के कारण से जो जी का वैल्यू होता है, जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर लेमडा। अगर हम विषुवत रेखा पे बात करेंगे कि विषुवत रेखा पर क्या कंडीशन होती है सर, तो विषुवत रेखा पर जो कंडीशन होती है जी डैश बराबर जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, और ये तो 1 हुआ करता था, अभी पिछला वीडियो में मैंने दिखाया आपको। भारहीनता, भारहीनता मतलब कि जी डैश का वैल्यू जो हो जाना चाहिए, कितना होना चाहिए
0, तभी तो mg डैश 0 होगा। यहां पे आप रखो 0। भारहीनता का मतलब कि आपको कोई नीचे की ओर नहीं खींच रहा है, आप पर कोई जी का वैल्यू नहीं लग रहा है। वैसे केस में जी डैश का वैल्यू कितना होना चाहिए? 0। अगर आप यहां पे 0 रखोगे मेरे दोस्त, तो g बराबर ओमेगा स्क्वायर r। एक काम करते हैं, इसको इधर लाते हैं। ओमेगा स्क्वायर r बराबर g, ओमेगा स्क्वायर बराबर g बाई r, इसलिए ओमेगा बराबर अंडर रूट g बाई r। ये देखो, ये कोणीय वेग हो गया। क्या हो गया? कोणीय वेग। वैसी अवस्था में अगर आपको भारहीनता वाला केस देखना है, उस समय पृथ्वी का कोणीय वेग कितना होना चाहिए? अंडर रूट जी बाई आर। कितना होना चाहिए? अंडर रूट जी बाई आर। पूछ सकता है कि सर ऐसे समय में पृथ्वी एक चक्कर कितने समय में लगाती है? मतलब पृथ्वी का आवर्तकाल पूछ सकता है आपसे। क्या पूछ सकता है? पृथ्वी का आवर्तकाल। तो जब आवर्तकाल पूछेगा तो आवर्तकाल में क्या होता है? टी बराबर, सीधी सी बात है, आप मुझे बताओ, आवर्तकाल बराबर टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। फॉर्मूला तो याद ही होगा, ये तो तीसरा चौथा चैप्टर का ही है। अब टी बराबर 2 पाई और ओमेगा के जगह पे अंडर रूट जी बाई आर। अब बटा में है तो पलटेंगे ऊपर ले जाके भाई, और क्या करेंगे? मैथमेटिक्स तो तुमको पता ही है, अंडर रूट आर बाई जी, अंडर रूट आर बाई जी। ये हो गया पृथ्वी के आवर्तकाल का फॉर्मूला। तुमको तो मालूम है भाई कि आर जो होता है 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर। जी का वैल्यू तो तुमको मालूम है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इन सबको पुट पट करो, हालांकि इसको किलोमीटर में ही मत रख देना, इसको मीटर में चेंज करना। 6400 गुना 10 के पावर 3 मीटर। इनको यहां पे रखना, ई भाई साहब को यहां पे रखना, ई भाई साहब को यहां पे रखना, पाई के जगह पे 3.14 रखना। और ऐसा जब रख दोगे ना तो तुम्हारा देखो कितना आ जाएगा, आवर्तकाल बराबर, सॉल्व कर देंगे, 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 3.14, आर के जगह पे ये वाला वैल्यू, जी के जगह पे 9.8। जब पुट करोगे ये सेकंड में आ गया तुम्हारा। ठीक है, कल कर लेना कैलकुलेट। आवर्तकाल कितना आ गया? 526.4 सेकंड। अगर तुम इसको 60 से घंटा वंटा में चेक करोगे ना तो देखो 1.40 आवर, लगभग 1.5 घंटा से 10 मिनट ज्यादा। ठीक है ना, 1.40 आवर। ये क्या है? पृथ्वी का आवर्तकाल है। एक चक्कर इतना समय में लगा लेगी पृथ्वी। कब? जब भारहीनता वाली कंडीशन आएगी, जब जी डैश का वैल्यू कितना हमको मिलने वाला होगा? 0 मिलना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा पृथ्वी के घूर्णन के कारण से जी के मान में परिवर्तन। इसके पिछले वाले लेक्चर में आप देख चुके हैं कि पृथ्वी की सतह से जब ऊंचाई पे जाएंगे तब जी के मान में कैसे परिवर्तन होगा, पृथ्वी की सतह से नीचे जाएंगे तब जी के मान में परिवर्तन कैसे होगा। एक्चुअली आप वास्तव में जी के मान में परिवर्तन करने के सारे ट्रिक्स समझ गए हैं। अब बारी है हमारा कि हम इस पर आधारित कुछ प्रश्न करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ बढ़िया और खूबसूरत सा सवाल लेकर। थैंक यू।